हेलो गाइस, लर्निंग बाय आईक्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश प्रताप सिंह और हम इस सीरीज़ में इन्वॉल्वमेंट पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट के लेक्चर में चैप्टर 21 देखा था अपना। अब हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट कन्वेंशन है वो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो जो 1992 में हमारा रियो अर्थ समिट हुआ था, उसी में ये ट्रीटी भी आई थी। उसमें और कौन सी दो ट्रीटी आई थी? CBD वाली, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और उसके साथ साथ UNCCD का, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो UNFCCC के साथ ये दोनों भी ट्रीटीज़ 1992 के रियो समिट से ही हमारी निकली हैं। तो जैसे इसके नाम में है फ्रेमवर्क कन्वेंशन, बेसिकली ये करता क्या है कि एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं रिगार्डिंग ग्रीन हाउस गैसेस, उसको कैसे नेगोशिएट करना है इंटरनेशनल लेवल पे, उसी बारे में ये बात करता है। तो UNFCCC हमारा जो है, खुद की इसकी कोई बाइंडिंग लिमिट नहीं है, ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। इस फ्रेमवर्क से अलग अलग ट्रीटीज़ बनेंगे, अलग अलग प्रोटोकॉल्स बनेंगे, उसके तहत बाइंडिंग टारगेट्स आएंगे, राइट। तो डायरेक्टली ये इन्वॉल्व नहीं है बाइंडिंग टारगेट सेट करने में। फिर ये रिलेटेड किससे है? ग्रीन हाउस गैस एमिशन से। तो आपको ये याद रखना है कि इट इज़ रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। यहीं पे आगे चल के क्योटो प्रोटोकॉल देखने को मिलेगा आपको, फिर पेरिस एग्रीमेंट देखने को मिलेगा, तो ये सारे इसी के बाद आएंगे। तो ये लीगली नॉन बाइंडिंग है ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत कम ही ऐसी ट्रीटीज़ हैं जो बाइंडिंग है वर्ल्ड में। फिर UNFCCC से रिलेटेड कोई अगर डिसीजंस लेने होते हैं तो कौन कहाँ होते हैं? वो भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज से होंगे। आपको पता होगा अभी तक कि हर जो हमारे एग्रीमेंट है उसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, जो मीटिंग होती है, या तो 2 साल में होती है एक बार, या तो 1 साल में होती है। तो इसका भी जो कॉप है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये एनुअली मिलता है फ्रॉम 1995 से, लगातार मिलता आ रहा है। तो सारे डिसीजंस रिगार्डिंग एनी लीगल प्रोविजंस इन UNFCCC इज नेगोशिएटेड हियर। अब यहाँ पे लिस्ट दी हुई है कुछ मेजर UNFCCC समिट्स की। अब यहाँ पे ना आपको बहुत सारे टर्म्स देखने को मिलेंगे, जैसे बर्लिन मैंडेट हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, आगे चल के पेरिस एग्रीमेंट दिखेगा, है ना। तो पहला तो आपको याद रखना है कि ये तीनों आपस में रिलेटेड है, और दूसरा टॉपिक किस से रिलेटेड है? ग्रीन हाउस गैस एमिशन से। सब में अलग अलग बातें हैं, लेकिन कोर थीम सबकी क्या है? ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो हमारा जो 1995 में COP1 हुआ था UNFCCC का, वहाँ से बर्लिन मैंडेट निकला था, which calls to establish specific legally binding targets timetable for reducing greenhouse gas emission by developed countries। तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं हमारी, वो स्पेसिफिक टारगेट्स के साथ आए, लीगली बाइंडिंग टारगेट्स के साथ आए। वो टाइम टेबल ले आए कि कितने कितने दिनों में वो लोग एक्शंस लेंगे, है ना। तो डेवलप्ड कंट्री को बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा बोला गया था। इसके बाद 1997 में COP3 हुआ था क्योटो जापान में, यहाँ से आया क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन प्रेजेंट करता है किसको? डेवलप्ड कंट्रीज को, टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो इसमें भी कुछ स्पेसिफिक ग्रीन हाउस गैसेस थी उस टाइम पे, और कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज थी। तो इट वाज नॉट अ यूनिवर्सल थिंग। फिर इंडिया में हुआ था एक COP8। फिर मॉन्ट्रियल कनाडा में क्योटो प्रोटोकॉल वाज रेटिफाइड। रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पहला जो कंट्री होती हैं साइन करती हैं किसी एग्रीमेंट को, है ना, और फिर उसको जाके अपनी अपनी जो कंट्री की पार्लियामेंट है वहाँ पे लॉज बनाती हैं उससे रिगार्डिंग। और जब ये लॉज एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि ट्रीटी हैज़ बीन रेटिफाइड। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कब हुआ था? 2015 वाला, जो हमारा पेरिस फ्रांस में हुआ था। यहाँ से पेरिस एग्रीमेंट आया। पेरिस एग्रीमेंट को एक ब्रॉडर आप कह सकते हैं क्योटो प्रोटोकॉल का ब्रॉडर एग्रीमेंट। कैसे? कि यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे सर्टन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे सारा ऑलमोस्ट यूनिवर्सल कर दिया। पेरिस एग्रीमेंट में सबके लिए टारगेट दे दिया गया 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, और एट मैक्स 2 डिग्री सेल्सियस से, है ना। तो ये टारगेट सबके लिए है, चाहे डेवलपिंग इकोनॉमी हो चाहे डेवलप्ड कंट्रीज़ हो। फिर यहाँ से टारगेट और आया कि ग्रीन हाउस गैस जितनी भी हैं हमारी, सब में कंट्रोल किया जाए। कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की यहाँ बात नहीं की गई थी। बट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको तीनों का एसोसिएशन याद रखना है। बर्लिन मैंडेट, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, तीनों आपस में रिलेटेड है, तीनों की थीम सेम है, विच इज़ ग्रीन हाउस गैस। फिर इसके बाद यहाँ पे भी कुछ नाम दिए हुए हैं कॉप के अलग अलग, तो ये जो करंट अफेयर में रहेगा उसको पढ़ लीजिएगा, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कुछ क्रिटिसिज्म क्या है UNFCCC के। तो पहला तो ये होगा कि क्योटो प्रोटोकॉल के अलावा जितने भी इसके थ्रू
एग्रीमेंट्स आ रहे हैं उनमें से बाइंडिंग लिमिट कोई नहीं सेट कर रहा है, मतलब सब जनरल टारगेट बोल रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए, आप ये करिए, आप वो करिए, बट लीगली बाइंडिंग क्योटो प्रोटोकॉल के अलावा कुछ नहीं था। फिर जो एमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड के, जो रिड्यूस करने का इसका गोल था, उसको भी अचीव नहीं कर पाया है आज तक। उसके साथ साथ इसका शुरू में फोकस किस पे था? डेवलप्ड कंट्रीज़ पे। लेकिन आज क्या हो गया है, आज सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एमिटर कौन है? डेवलपिंग कंट्रीज़। तो उस पर भी ज़्यादा इसका फोकस नहीं है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज से रिगार्डिंग अभी तक एक ही एक्शन प्लान आया, राइट, पेरिस एग्रीमेंट वाला। उसके पहले जितने भी आ रहे थे, क्योटो प्रोटोकॉल, बर्लिन मैंडेट, दे वेर अबाउट डेवलप्ड कंट्रीज। फिर नेगोशिएशंस भी यहाँ कंसेंसस से होती हैं, तो कोई भी कंट्री इसको ब्लॉक कर सकती है नेगोशिएशन को। इसके साथ साथ जो बड़े पॉल्यूटर है डेवलप्ड कंट्रीज में भी, वो भी इसको नहीं मानते। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, उसने रेटिफाई ही नहीं किया कभी क्योटो प्रोटोकॉल, साइन तो कर दिया था। फिर कनाडा था, उसने रेटिफाई तो किया था, बट फिर वो निकल गया क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर। फिर जापान और रशिया ने भी साइन नहीं किया सेकेंड टर्म ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। तो जो मेजर मेजर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी फॉलो नहीं किया। अब हमारा क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल कौन सा ईयर है? 1997। इस पे क्वेश्चन भी देख सकते हैं मेंस का। डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग एंड मेंशन इट्स इफेक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट, एक्सप्लेन द कंट्रोल मेजर टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैस विच कॉज ग्लोबल वार्मिंग इन द लाइट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल 1997। तो क्योटो प्रोटोकॉल प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से दोनों से इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। तो जैसे नाम पे है, क्योटो जापान से आया था 1997 में, और ये ओनली ग्लोबल ट्रीटी है विद बाइंडिंग लिमिट्स ऑन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो अभी जैसे हमने देखा था क्रिटिसिज्म में भी कि क्योटो प्रोटोकॉल के अलावा कोई भी जो एग्रीमेंट आए हैं बाद में भी, पेरिस एग्रीमेंट हो गया जैसे, उनमें से किसी में उनमें से किसी ने बाइंडिंग लिमिट्स नहीं लगाई है। और जब आप बाइंडिंग लिमिट्स नहीं लगाते तो कंट्रीज़ पे वो फुलफ़िल करने का प्रेशर भी नहीं होता है, सब अपने मन से फुलफ़िल करें या ना करें, उन पे रहता है। इंडिया ने कब रेटिफाई किया था क्योटो प्रोटोकॉल को? 2002 में। यूएस ने कभी रेटिफाई नहीं किया, कनाडा विथड्रॉ इन 2012। तो इसके गोल्स देख सकते हैं आप, फाइट ग्लोबल वार्मिंग बाय रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर टू ए लेवल दैट वुड प्रिवेंट डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेटिक सिस्टम। तो इसमें बेसिकली गोल किसको दिए गए थे? डेवलप्ड वर्ल्ड को। डेवलपिंग वर्ल्ड को या फिर पुअर वर्ल्ड को क्यों नहीं दिए गए थे? क्योंकि यहाँ जो प्रिंसिपल चल रहा था क्योटो प्रोटोकॉल में, वो था कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम सबका कॉमन तो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द क्लाइमेट चेंज, बट उसको उसमें जो एक्शन लेना है दैट वुड बी डिफरेंशिएटेड। कि जो कंट्रीज़ डेवलप्ड हो चुकी हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, जिनके पास ज़्यादा फाइनेंशियल वेल्थ है, वो ज़्यादा एफर्ट लगाएं एज़ कम्पेयर टू दोज कंट्रीज़ हु आर डेवलपिंग राइट नाउ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी गैसेस पे टारगेट लगाने को बोला गया था अंडर क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, ग्रुप ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है, ग्रुप ऑफ परफ्लोरोकार्बन्स है। तो ये छः जो है हमारी गैसेस, और लास्ट की जो दो ग्रुप ऑफ गैसेस है, मेनली फोकस इसमें था। और इन कौन कौन एक्शन लेगा इसमें? डेवलप्ड कंट्रीज है ना। तो यहाँ पे कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाया गया है। कॉमन क्या है इसमें? कि जो हर कंट्री है वर्ल्ड की, सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। लेकिन जो डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम बोलते हैं, जो हिस्टोरिकली बिगेस्ट पॉल्यूटर्स रहे हैं, जैसे यूएस है, यूके, फ्रांस, जापान, रशिया, है ना, जो जल्दी इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गए, जो डेवलप हो गए पहले हमसे, दे शुड डू मोर देन द रीसेंट पॉल्यूटर। रीसेंट पॉल्यूटर में कौन है? जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे चाइना, इंडिया, ब्राज़ील एक्सेट्रा। तो इनसे ज़्यादा किसको करना है? जो हिस्टोरिकली बिगेस्ट पॉल्यूटर्स रहे हैं। तो इसी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हम CBDR बोलते हैं, इसी के अंडर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं हमारी, जैसे यूएस, यूके, रशिया, इनको ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना है इन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस। अब इसीलिए इनके लिए सिर्फ आई थी लिमिट वाला कॉन्सेप्ट, है ना, जो बाइंडिंग लिमिट का कॉन्सेप्ट था, सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए ही आया था, क्योंकि आपको ज़्यादा करना है, इसलिए आप बाइंडिंग लिमिट वाला जो टारगेट है उसको एक्सेप्ट करके उस पर एक्शन लीजिए, है ना। इसके साथ साथ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, दे शुड कंट्रीब्यूट फंड्स टुवर्ड्स रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस टू डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़। तो जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इनको फंड भी देना चाहिए टू डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, ताकि वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस कर सके। फिर वॉलंटरी टारगेट तो इनको भी दिया गया था, डेवलपिंग कंट्रीज़ और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को, कि वो भी अपनी कैपेसिटी में सब कुछ करें
टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, लेकिन ये वॉलंटरी था तो अब उसमें लोग करें ना करें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। बाइंडिंग बस किसके लिए था? डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। इसके बाद एक टर्म है क्लाइमेट रेपरेशन, जिसका सिंपली मतलब है कि जिन कंट्रीज़ ने हिस्टोरिकली पॉल्यूशन ज़्यादा किया है उनको मॉनेटरी कंपनसेशन देना चाहिए, जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। इसका रीज़न क्या है कि जो क्लाइमेट चेंज होगा उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में जाता है। तो सपोज़ करिए कोई अभी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है अफ्रीका की, उसने कभी पॉल्यूशन किया ही नहीं एज सच, लेकिन जब क्लाइमेट चेंज होगा, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके कारण, तो इस उसका इम्पैक्ट इन छोटी छोटी कंट्रीज़ पे भी जाएगा जिन्होंने कभी खुद कोई एक्शन किया नहीं। तो यहीं से आता है क्लाइमेट रेपरेशन का कॉन्सेप्ट कि आप लोग जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं आपको पैसा देना चाहिए टू डेवलपिंग कंट्रीज़ इसी कंपनसेशन से। और जो क्लाइमेट चेंज के कारण लॉसेस हो रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, ये भी बढ़ते जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं एक रिपोर्ट जो है हमारी यूएन ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स वाली, इसके अकॉर्डिंग जो बाई 2030 जो हमारे इकोनॉमिक लॉसेस है $290 बिलियन से $580 बिलियन तक पहुंच सकते हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी अमाउंट है ये। फिर नॉन इकोनॉमिक लॉसेस भी होते हैं, हेल्थ इम्पैक्ट हो गया, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया क्लाइमेट चेंज के कारण, या माइग्रेशन करना पड़ गया, कहीं बाढ़ आ गई उस एरिया में अब लोग रह नहीं सकते, कोई एरिया सिंक हो गया समुद्र में, है ना, सी लेवल राइज के कारण। तो नॉन इकोनॉमिक लॉसेस भी बहुत सारे हैं। तो ये क्लाइमेट रेपरेशन का कॉन्सेप्ट वहीं से आया है। इसके पहले भी एक कॉन्सेप्ट था जैसे पॉल्यूटर पेज वाला प्रिंसिपल, यहाँ पे है हमारा। ये भी वैसा ही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने डैमेज किया है इन्वायरमेंट को तो आपको पेमेंट उसकी करनी पड़ेगी। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट है, ये दोनों टर्म्स हैं, आप इनको मेंस आंसर राइटिंग में ये टर्म्स लिख सकते हैं, क्लाइमेट रेपरेशन, पॉल्यूटर पेज, प्रिंसिपल जो है हमारा। फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए, और जो हिस्टोरिकल एमिशंस हम बार बार बोलते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ये किया है, तो उसका मतलब क्या होता है? सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आपको पता होगा 1800 1900 के अराउंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वेस्टर्न वर्ल्ड में शुरू हो गया था। स्टीम इंजन जब बने, जब कोल वहाँ पे यूज़ होने लगा, तो वहाँ से ह्यूज अमाउंट ऑफ एमिशंस निकला। तो जो यूएस, यूके और ईयू है हमारा, इसने अकेले ने पूरे जो 50% हिस्टोरिकल एमिशंस हुए हैं, इन तीनों ने ही मिलकर किया है। फिर रशिया, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया को मिला दीजिए तो कंट्रीब्यूशन 65% तक इनका हो जाता है। इंडिया का कितना है हिस्टोरिकल एमिशन? 3% के अराउंड सिर्फ। और वहीं चाइना का कितना है? 11% के अराउंड। तो इसीलिए ये जो कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हमारी, इनका हिस्टोरिकल एमिशंस हैज़ बीन वेरी हाई। मेजॉरिटी जितना है इन्हीं का है। इसके अलावा जो कंट्रीज़ इन अफ्रीका है उनका तो आप लिस्ट में नाम भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बहुत ही लेस आपको वो देखने को मिलेगा। फिर हिस्टोरिकल एमिशंस इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेज है हमारी, इसकी लाइफ टाइम बहुत लंबी होती है। तो सपोज 1850s के अराउंड गैसेस बनी होंगी, वो आज भी एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करके उनको हीट करेंगी। इसीलिए जानना किसने सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन किया, उससे डिमांड करना कि आप पे करिए जो चेंजेस हो रहे हैं, तो कोई इसमें गलत बात नहीं है। फिर हमारा यूएनएफसीसी जो है उसका स्टैंड भी यही है कि इट एक्नॉलेजेस द डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशंस। यहीं पे जब नेगोशिएशंस हुई थी, जो रिच कंट्रीज़ हैं हमारी, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन लोगों ने एग्री किया था कि हम लोग $100 बिलियन एवरी ईयर डेवलपिंग वर्ल्ड को देंगे। लेकिन ये आज तक अभी तक नहीं हुआ है। बस एग्रीमेंट में बातें बोल दी जाती हैं, और जब करने की बात आती है तो बहुत बार कंट्रीज शाई अवे फ्रॉम डूइंग दोज थिंग्स। फिर अगर कोई डेवलपिंग कंट्री है जो क्लाइमेटिक डिज़ास्टर से हिट होती है किसी टाइप की, तो उसके लिए एक फॉर्मल मैकेनिज़्म अभी बना है जिसे हम बोलते हैं वॉर्सॉ इंटरनेशनल मैकेनिज़्म फॉर लॉस एंड डैमेज। तो 2013 में बना था। तो इसके थ्रू कंपनसेशन कैन बी प्रोवाइडेड टू दीज कंट्रीज, राइट। तो ये भी आप नाम याद रख सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग में कोट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टीज अंडर क्योटो प्रोटोकॉल। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एनेक्स बी कंट्रीज़ क्या होती हैं, एनेक्स ए कंट्रीज़ क्या होती हैं, नॉन एनेक्स बी कंट्रीज़ क्या होती हैं, एनेक्स वन क्या होता है, एनेक्स टू क्या होता है। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनेक्स वन कंट्रीज़ में कौन कौन सी हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हमारी इकोनॉमीज़ इन ट्रांजिशन भी यहाँ पे है, जो हमारी ईस्टर्न यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी, जैसे यूक्रेन, टर्की। फिर इसके बाद एनेक्स टू में कौन सी कंट्रीज़ हैं? डेवलप्ड कंट्रीज़। इनका क्लासिफिकेशन अलग से क्यों किया गया? क्योंकि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। तो जैसे एनेक्स वन कंट्रीज इतनी बड़ी हैं, इसमें भी कुछ छोटी सी जो कंट्रीज़ हैं एनेक्स टू,
है ना, और ये 1। फिर इसी NX1 में एक NXB भी है। इट कैन ओवरलैप, राइट, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग है दोनों NX2 NXB। ये किसी भी तरीके से हो सकता है, शायद पूरा NXB NX2 के ही बराबर हो या फिर अलग हो। सो बेसिकली NXB में ऐसी कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी जिनको कंपलसरी बाइंडिंग टारगेट्स मिले थे, है ना। अब ये क्योटो प्रोटोकॉल भी 2 राउंड में हुआ है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड। तो किसी भी राउंड में अगर बाइंडिंग टारगेट मिले हुए हैं तो वो NXB का पार्ट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट राउंड ऑफ क्योटो टारगेट्स 2008 से 2012 के बीच में हुआ था, और सेकंड राउंड ऑफ क्योटो टारगेट्स हुआ था 2013 से 2020 के बीच में। फिर इसके बाद नॉन NX कंट्रीज आती हैं जिनमें नॉन बाइंडिंग टारगेट्स दिए हैं, जिनको बोला गया था वॉलंटरी बेसिस पे कि आप जितना कर सकते हैं एमिशंस को रिड्यूस करने की कोशिश करिए। इसमें हमारी जैसी कंट्रीज़ हो गई, जो इंडिया है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वो सारी इसमें आती हैं। फिर लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो कुछ अलग से ही हैं, एकदम गरीब वाली, जो पुअर कंट्रीज जिनको हम बोलते हैं, उनके लिए किसी भी टाइप का कोई टारगेट नहीं है। फिर इसी में प्रोविज़न भी दिया गया था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं हमारी, जिनको अभी रिलैक्सेशन मिल रही है, दे कैन वॉलंटियर टू बिकम NX1 कंट्रीज़। मतलब कोई कंट्रीज़ अगर किसी को लगता है कि उनके पास अब सफिशिएंट रिसोर्सेज आ गई हैं कि वो क्लाइमेट चेंज के लिए बाइंडिंग टारगेट्स कर सके, तो वो भी वॉलंटियर कर सकती है। तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर 2 कमिटमेंट पीरियड्स थे। एक तो पहला था 2008 से 2012 वाला, और दूसरा था 2013 से 2020 वाला। तो जो दूसरा वाला जो कमिटमेंट पीरियड था, इसी को हम दोहा एग्रीमेंट अमेंडमेंट बोलते हैं टू क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसको भी आपको याद रखना है ना, ये टर्म दोहा अमेंडमेंट करके। तो जो पहला कमिटमेंट पीरियड था उसमें 35 से ज़्यादा कंट्रीज़ को टारगेट दिए गए थे बाइंडिंग वाले, और जिन कंट्रीज़ ने मिस किए थे टारगेट उनको पेनाल्टी भी यहाँ पे दी गई थी। पेनाल्टी भी क्या थी कि अगर आपने सपोज़ नए वाले कमिटमेंट पीरियड के लिए 20 टारगेट करने को एग्री किया है, तो उसमें 1/3 और जोड़ देंगे इसका, 1/3 ऑफ 20। जो हमारा सेकंड कमिटमेंट पीरियड था एकदम फेलियर के तौर पे था। उसका रीज़न क्या था कि जो तो दोहा अमेंडमेंट को एग्जिस्टेंस में आने के लिए या एक्ट करने के लिए 144 स्टेट्स का साइन चाहिए था। लेकिन ये साइन मिला कब इसको, 31 दिसंबर ऑन 2020, जिस दिन इसको ख़त्म होना था। तो इसी दिन ये एग्जिस्टेंस में आया, इसी दिन ख़त्म भी हो गया, क्योंकि ये पीरियड 2013 से लेके 2020 तक था, आपको जैसे मैंने पहले बताया। और ये लोग सब लोग बैठे रहे इसको लेके 2020 में 31 दिसंबर को, बस दिखाने के लिए साइन कर दिया, और वो एक ही दिन में ख़त्म हो गया। तो इसका इसीलिए कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। फिर 2014 से हमारे पोस्ट क्योटो लीगल फ्रेमवर्क शुरू हो गए थे, इस पर डिस्कशन शुरू हो गया था। लेकिन इसमें जो मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं, जो मेजर पॉल्यूटर हैं आज के टाइम पे, इंडिया, चाइना और US, इन तीनों ने ही मना कर दिया था कि अगर आप लीगली बाइंडिंग कुछ लाएंगे कमिटमेंट, तो हम उसको साइन नहीं करेंगे। इसलिए आपको पता होगा 2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ, उसमें लीगली बाइंडिंग प्रोविजंस हटा दिए गए थे, और उसमें टारगेट सबके लिए दिया गया था। इसके बाद फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म्स हैं अंडर क्योटो प्रोटोकॉल, उनको भी देख लेते हैं। ये टर्म्स हमेशा न्यूज़ में भी रहते हैं, थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। बस मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सबका सेम है कि एक कंट्रीज टारगेट फुलफिल नहीं कर पा रही है, एक सरप्लस में चल रही है, मतलब एक एक्स्ट्रा कर चुकी है टारगेट फुलफिल, तो इनमें कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एक्सचेंज होगा ताकि दोनों के टारगेट फुलफिल किए जा सके। तो इसमें हम जो 3 मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है उनको देखेंगे, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, एमिशन ट्रेडिंग और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें होता क्या है बेनिफिट, कि दोनों को बेनिफिट होता है, एक को फंडिंग मिल जाती है, और जो दूसरा एक्स्ट्रा पोल्यूशन कर रहा है वो भी समहाउ कंट्रीब्यूट कर पाता है, ताकि सेम अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन और किसी कंट्री में ना हो, है ना। तो एक एक करके अभी इनको डिफरेंस हम देख लेंगे। तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं पहले वो देख लेते हैं। इट स्टिमुलेट्स ग्रीन इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज़, तो ये भी ट्रू है। जब डेवलप्ड कंट्रीज़ अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाती, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में पैसा भेजती हैं टू गेट दीज कार्बन क्रेडिट्स। तो ग्रीन इन्वेस्टमेंट इसलिए ऐसी कंट्रीज़ में बढ़ती है। फिर इंक्रीज्ड फंडिंग के साथ लीफ फ्रॉगिंग पॉसिबल होती है। लीफ फ्रॉगिंग से मतलब क्या है कि जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ है या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है, उनके पास इतने फंड नहीं होते हैं कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ला सकें डायरेक्टली, या अच्छी टेक्नोलॉजी ला सकें, क्योंकि यूजुअली ये सारी बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। लेकिन जैसे ही इन्वेस्टमेंट आ रही है इस टाइप की बाहर से, उनके पास भी पैसा आता है कि अगर उनके पास, वो सपोज़ लेवल 1 में थे किसी टेक्नोलॉजी के, तो वो 2 3 अवॉइड करके सीधे 4th लेवल की टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। इसे हम बोलते हैं लीप फ्रॉगिंग, है ना। तो 3 मैकेनिज्म आप देख सकते हैं, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन वाला है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, फिर एमिशन ट्रेडिंग है। तो इनको आगे का देखते हैं। तो जैसे हमारा पहला है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। सो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में होता क्या है कि अगर कोई डेवलप्ड कंट्री है, उसको टारगेट अगर है उसके पास
सपोज करिए 100 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का टारगेट था साल भर के लिए उसके पास, उसने गलती से 110 एमिशन कर दिए, 110 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसने 10 एक्स्ट्रा टन ऑफ कार्बन एमिशंस किए हैं। इसको ये कंपनसेट कर सकता है किसी डेवलपिंग कंट्रीज में कोई रीन्यूएबल प्रोजेक्ट या ग्रीन प्रोजेक्ट लगा के। तो सपोज़ ये कंट्री जाती है, कोई अफ्रीका की कंट्री में बोलती है आप ये प्रोजेक्ट हमारा बना लीजिए, कोई सोलर फार्म हो सकता है, कोई विंड एनर्जी प्रोजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ से जो एमिशन का लॉस बचेगा है ना, जो एनर्जी क्लीन एनर्जी जनरेशन से बचेगा बी कंट्रीज से, उससे इसका भी टारगेट पूरा हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म ऐसे ही बेसिकली काम करता है। यहाँ पे इससे रिलेटेड कौन सा टर्म है, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्रेडिट, CER क्रेडिट। तो इसको यूज़ करती हैं बेसिकली कंट्रीज टू इन मीटिंग देयर क्योटो टारगेट्स। अब क्योटो टारगेट्स की बात हो रही है तो डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात हो रही है, राइट। और इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए एक कॉन्सेप्ट है कि अगर उनसे टारगेट ब्रीच होता है तो दे कैन गो इन डेवलपिंग कंट्रीज़, दे कैन गो इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ टू बिल्ड क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। फिर कार्बन या एमिशन ट्रेडिंग क्या होता है, तो उसको जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कार्बन क्रेडिट क्या होता है। तो कार्बन क्रेडिट बेसिकली एक सर्टिफिकेट टाइप का रहेगा। एक कार्बन क्रेडिट जो होता है 1 टन ऑफ CO2 के बराबर होता है। अब किसी कंट्री को या किसी कंपनी को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कार्बन क्रेडिट मिलता कैसे है, वो एफॉरेस्टेशन से मिल सकता है, रीन्यूएबल एनर्जी से मिल सकता है, CO2 सीक्वेस्ट्रेशन से मिल सकता है, मीथेन कैप्चर से मिल सकता है, एक्सचेंज से भी खरीद सकती है कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंट्री। तो कई तरीके हैं टू गेन कार्बन क्रेडिट। तो कार्बन ट्रेडिंग में बेसिकली हम यही कर रहे हैं कि कोई अगर एक कंट्री है जिसने अपने कार्बन लिमिट्स को या टारगेट्स को ब्रीच कर दिया है, ये कंट्री भी होती है, ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं। सपोज़ करिए कोई इंडस्ट्री थी, उसको बोला गया था आप इससे ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करेंगे या इससे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस नहीं करेंगे, उससे वो टारगेट ब्रीच हो गया। तो उस केस में वो कर क्या सकती है कि कहीं से किसी के पास अगर कार्बन क्रेडिट है, किसी ने यूज़ नहीं किए हैं अपने जो कोटे की जो पूरी एमिशंस हैं, या किसी ने एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट से कार्बन क्रेडिट कमाए हैं, तो उनसे एक पैसे देके खरीद सकता है। तो इसका भी टारगेट पूरा हो जाएगा, इसको मनी मिल जाएगा उसके चक्कर में। तो पूरी प्रोसेस ऐसी ही है। तो यहाँ पे भी दो टाइप की कार्बन ट्रेडिंग होती है, एमिशन ट्रेडिंग, ऑफसेट ट्रेडिंग। तो एमिशन ट्रेडिंग वही है जो अभी मैंने बताया कि एमिशन ट्रेडिंग अलाउज कंट्रीज टू सेल अनयूज्ड एमिशन यूनिट टू कंट्रीज दैट हैव एक्सीडेड देयर टारगेट्स, राइट। ये कंट्रीज़ में भी होता है, कंट्रीज़ के लेवल पे, फिर इंडस्ट्रीज़ के लेवल पे भी होता है। तो बहुत लेवल पे ये कार्बन ट्रेडिंग की जाती है। उसके बाद ऑफसेट ट्रेडिंग, कार्बन प्रोजेक्ट या बेस लाइन एंड क्रेडिट, ये तीनों टर्म्स जुड़े हुए हैं आपस में। इनका मतलब क्या होता है कि जो कंट्री है वो कार्बन क्रेडिट कमा सकती है बाय इन्वेस्टिंग सम अमाउंट ऑफ मनी इन प्रोजेक्ट्स नोन एज कार्बन प्रोजेक्ट विच विल एमिट लेसर अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इन द एटमॉस्फेयर। तो ये डिफरेंसेस हैं, आपको मेनली टर्म्स को याद रखना है ना, कि किससे रिलेटेड है। कोई यूनिक सा टर्म है तो उसका मीनिंग समझ लीजिए, दैट विल बी मोर देन एनफ। फिर जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है कि अगर कोई एनेक्स बी पार्टी है ना, और कोई दूसरी एनेक्स बी पार्टी है, तो ये दोनों मिलके कई प्रोजेक्ट लगाते हैं एमिशन रिडक्शन वाला, उससे एमिशन रिडक्शन यूनिट्स कमाते हैं और फिर एक दूसरे के टारगेट्स फुलफिल कर लेते हैं। UPSC 2011-12 का क्वेश्चन है रिगार्डिंग कार्बन क्रेडिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट हमको बताना है, तो देख लेते हैं कि करके। द कार्बन क्रेडिट सिस्टम वॉज रेटिफाइड इन कंजक्शन विद क्योटो प्रोटोकॉल, येस। Carbon credits are awarded to countries or groups that have reduced greenhouse gas emissions below their emissions quota. Yes. The goal of carbon credit system is to limit the increase of carbon emission quota. Yes. Carbon credits are traded at price fixed from time to time at UNEP. तो ये नहीं है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कई जगह कार्बन की ट्रेडिंग होती है, कई लेवल पे होती है। इट इज़ नॉट जस्ट यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम दैट कंडक्ट्स दिस। फिर जो हमारे ये कार्बन मार्केट है, इनके साथ इशूज़ क्या क्या हैं अलग अलग, तो ये भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एक बार रीडिंग लगा सकते हैं, उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर नॉन कंप्लायंस ऑफ क्योटो एंड पेनाल्टीज़ क्या क्या है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अगर कोई कंट्री अपनी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं करती है या उसको रिपोर्ट नहीं करती है, तो कंट्री कैन लूज़ द प्रिविलेज ऑफ गेनिंग क्रेडिट थ्रू जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद उसको कैप एंड ट्रेड प्रोग्राम से भी बैन किया जा सकता है, यही ट्रेडिंग वाले प्रोग्राम से। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट होता तो US जैसी कंट्री या कनाडा जैसी कंट्री इसको छोड़ के जा नहीं रही होती है ना। ऐसा नहीं है कि अगर कोई कंट्री को बैन कर दिया तो उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी या उसकी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी या कोई बहुत ह्यूज इम्पैक्ट उस पर पड़ने वाला है। तो ये पेनाल्टीज़ और या फिर जो बाइंडिंग टारगेट्स है, ये तभी तक काम करते हैं जब तक कंट्रीज आर एग्रीइंग टू डू दीज थिंग्स। कोई भी कंट्री अगर कल को डिसाइड करती है तो आप किसी के ऊपर ये फोर्स नहीं कर सकते। तो दैट इज़ द डिफरेंस एंड दैट इज़ द प्राइमरी रीज़न वाई क्योटो प्रोटोकॉल और ये सारे इतने इफेक्टिव नहीं रहे हैं आज तक।
तो इस लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। थैंक यू।